अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा लेक्चर है सिविल मिलिट्री रिलेशंस का पार्ट 2। इसकी जो मेन हेडिंग है वो ये है कि फैक्टर्स दैट पेव्ड वे फॉर मिलिट्री टू इंटरवीन। वो हालात, वो मामलात जिन्होंने मिलिट्री को इंटरवीन यानी कि मुदाखलत करने पे मजबूर कर दिया, वो कौन कौन से हालात हैं? पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। इंटरनल एंड एक्सटर्नल में सबसे पहले हम इंटरनल कंडीशंस पढ़ते हैं, जो मुल्क के अंदर की कंडीशंस थी। पाकिस्तान की इंटरनल कंडीशंस कौन कौन सी थी, वो कौन से मसाइल थे जिसकी वजह से मिलिट्री को, आर्मी को पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट में इंटरवीन, मुदाखलत करनी पड़ी और मार्शल लॉ लगाना पड़ा? वो कौन से मामला थे? उसमें सबसे पहला इंटरनल कंडीशंस। इंटरनल कंडीशंस में सबसे पहले डिवीजन ऑफ पंजाब थी, बजट ऑफ पंजाब था। पंजाब का बजट, आज भी बाकी प्रोविंसेस इस बात पे इशू उठाते हैं कि जो बजट ऑफ पंजाब है वो सबसे ज़्यादा है, जबकि पंजाब का जो बजट है वो उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह से बाय एरिया जो बजट है वो उस बाय एरिया पेश नहीं किया जाता, यानी कि जो बजट होता है वो पॉपुलेशन को देख के कि इस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पंजाब की है, इसलिए उसका बजट भी हाई है। तो ये इशू रहा है। बाकी जो प्रोविंसेस है, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, KPK हो गया, ये सारे एक ही बात बार बार कहते हैं कि पंजाब का बजट ज़्यादा है, जबकि उन्हें ये देखना चाहिए कि पंजाब का बजट क्यों ज़्यादा है, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा है। तो ये इशू था उनका क्लेम करना। इसके बाद टेरर इश्यूज इन KPK एंड बलूचिस्तान और KPK में टेररिस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। सिंधी आइडेंटिटी डोमिनेशन, यानी कि सिंधी लोग कहते थे हम पंजाबियों से, बलोचियों से और ये पश्तून से हम अफजल हैं, हम बेहतर हैं, हम पर ज़्यादा बजट लगाया जाए। फाटा के कंट्रोल का इश्यूज था, जिसकी वजह से, जो कि अभी हल हो गया, KPK में ऐड हो गया। पहले फाटा कंट्रोल इशू था कि फाटा को किस तरह कंट्रोल किया जा सके। ये वो मेन रीजंस हैं जो इंटरनल थी। और इन कंडीशंस में और इन प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी सिचुएशन ये थी कि जो सिविल गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेसी का साइकिल रन नहीं कर पा रही थी। ये वो इंटरनल कंडीशंस थी जिसकी वजह से मिलिट्री को मुदाखलत करना पड़ी, मिलिट्री की मुदाखलत करना बनती थी। और एक्सटर्नल कंडीशंस में देखा जाए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो टॉप इशू था वो था सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी इशू किसके साथ? इधर ईरान भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था। स्टार्टिंग में तो ठीक था, लेकिन बाद में ख़िलाफ़ हो गया। उसके बाद अफ़गानिस्तान से टेरर इशू होना, ईरान से टेररिस्ट इशूज़ का। उसके अलावा हमारे स्टार्टिंग में चाइना के साथ भी बॉर्डर इशू था, और इंडिया के साथ डिस्प्यूट जो शुरू से चला आ रहा है, कश्मीर इशू। ये एक्सटर्नल कंडीशंस थी। और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी इशू के बाद ट्रेड इशू, यानी कि पाकिस्तान दूसरों से चीज़ें या तो इंपोर्ट करता था या एक्सपोर्ट करता था। ये वो इश्यूज़ हैं एक्सटर्नल जिसकी वजह से हमारी सिविलियन गवर्नमेंट इनको कंट्रोल नहीं कर सकती थी, तो मिलिट्री का कंट्रोल करना बनता था, इसलिए उन्होंने मुदाखलत की। अब दूसरा सवाल का एतराज़ किया जाता है कि भाई मिलिट्री ने मुदाखलत क्यों की, मार्शल लॉ क्यों लगाया? तो उसका दूसरा जवाब क्या है जी? स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट थे वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। पाकिस्तान का स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही अदारा था, इंस्टीट्यूट था जो कि ऑर्गेनाइज था, और वो था मिलिट्री। हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, पावर नहीं थी। क्यों नहीं पावर थी? क्योंकि वो लोगों की जो मामलात हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने में नाकाम थे। वो कौन कौन से इश्यूज़ थे? करप्शन का हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में क्लैश हो गया, इसके अलावा डेमोक्रेसी का साइकिल ना रन हो पाना, तीसरा एक प्रॉपर आइन ना बन पाना। ये सारे वो थे जिसकी वजह से लोग डेली उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे। गवर्नमेंट अनएबल थी कि इसको किस तरह से मैनेज किया जा सके। तो पहले मार्शल लॉ में सिविलियन गवर्नमेंट खुद मिलिट्री को इनवाइट करती है, आओ भाई हम पे मार्शल लॉ लगाओ। तो इन सारी सिचुएशन में को कंट्रोल करते हुए एहतजाज को रोकना, अनएम्प्लॉयमेंट का थोड़ा सा फैक्टर को कम करना,
जो बाहर से पाकिस्तान पे दबाव था उसको कम करना और इंटरनल कंडीशंस को मैनेज करने के लिए मिलिट्री का इंटरवेंशन करना, मुदाखलत करना बनता था। उन्होंने मार्शल लॉ लगाना बनता था, ये इशू था दूसरा। इसके बाद था वीक सिविल सोसाइटी। जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो बहुत वीक थी। एक ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से मिलिट्री का मुदाखलत करना बनता था। यानी कि मिलिट्री ने मुदाखलत क्यों की, क्या रीज़न थी, कौन से फैक्टर्स थे, वो बता रहा हूँ आपको। वीक सिविल सोसाइटी, जो हमारी सिविल सोसाइटी थी जो कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, वो बहुत वीक थी। इतनी वीक थी कि उन्हें अपने राइट्स का नहीं पता था। क्यों नहीं राइट्स का पता था? क्योंकि उनके दरमियान एजुकेशन नहीं थी, स्किल्स नहीं थी। जब स्किल भी ना हो, एजुकेशन भी ना हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर बढ़ता जाएगा। उन्हें ये नहीं पता था कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर्स उनके हक में बेहतर है, कौन सा बुरा है। और ना ही वो ये जानते थे कि किस टाइम प्रोटेस्ट करना बनता है और किसके लिए प्रोटेस्ट करना नहीं बनता। यानी कि वो जो भी पॉलिटिकल लीडर्स उन्हें पैसे दिखाता या ले जाता, वो प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाते, जबकि उन्हें असल मकसद ही ना पता होता कि प्रोटेस्ट का मकसद क्या, हम क्या चाहते हैं। जो हमारी स्टार्टिंग में सोसाइटी थी, तो स्टार्टिंग की जो सिविल सोसाइटी थी वो और अमेरिकन सिविल सोसाइटी को अगर कंपेयर किया जाए तो अमेरिकन सिविल सोसाइटी ज़्यादा मैच्योर है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कौन सा लीडर चुनना है। वो प्रोटेस्ट करते हैं और उन्हें मकसद भी पता होता है कि हमारा मकसद क्या प्रोटेस्ट करने का, ना कि बिरयानी के पीछे प्रोटेस्ट किया जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका में एक ब्लैक गाय जो कि राइट्स हैं उसको पुलिस वाले ने यानी कि मार दिया, तो उसके हक में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सिर्फ पुलिस के ख़िलाफ़। तो इतना, यानी कि उन्हें अपने राइट्स का पता है कि किस बात को किस तरीके से मनवाना और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह हल करवाना है। तो इट्स मीन कि हमारी जो सिविल सोसाइटी थी वो बहुत ही वीक थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉलोनियल लीजेसी। कॉलोनियल का मतलब होता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब सब कॉन्टिनेंट पे थी उसको कॉलोनियल इरा बोला जाता है। यानी कि जब इंडियन और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अलग-अलग नहीं हुई थी, ब्रिटिश की इंडिया पे हुकूमत थी, उसको कॉलोनियल बोला जाता है। लीजेसी विरासत, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, जो सिविल गवर्नमेंट है, जो स्टार्टिंग में थी, उसके पास वो किसके वारस थे? बरतानिया के, क्योंकि उन्हें कानून ही 1935 का सिखाया गया था। कॉलोनियल जेसिस में जो मेन आते हैं ना वो एफसीआर है, यानी कि फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन, क्राइम का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। पश्तून डोमिनेटेड, इधर से सिंधी कहते थे हम डोमिनेटेड है, हमारी जो लैंग्वेज है वो बाकी पश्तून, बलोची और पंजाबी से अच्छी है। जबकि पश्तून कहते थे हमारी अच्छी है, बलोची कहते हैं हमारी अच्छी है कि इसको नाफिजुल अमल किया जाए, जबकि पंजाबी कहते हैं हमारी अच्छी है। तो ये वो इशू थे, ख़ास तौर पे फाटा बलूचिस्तान के में ये वो इशू थे जिन्होंने मुल्क में इंस्टेबिलिटी क्रिएट की हुई थी, मुल्क को ग्रो होने में रोक रहे थे। तो इनको रोकने के लिए, इनको दबाने के लिए, इन्हें खामोश करवाने के लिए मिलिट्री का आना बनता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड कैपेसिटी इन सिविल इंस्टीट्यूशन। पाकिस्तान के अंदर डिसिप्लिन का भी लैक है और ना ही जो सिविल इंस्टीट्यूशन है उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो डिसिप्लिन को कायम कर सकें। ख़ास तौर पे आपने बैंक में देखा होगा, शॉपिंग मॉल्स में देखा होगा, कोविड-19 की पेंडेमिक सिचुएशन में देख लें कि यानी कि जो एसओपी बताई गई हैं उन पे अमल नहीं किया जा रहा। तो स्टार्टिंग में पाकिस्तान के जो स्टार्टिंग से लेके, बार बार स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग का मतलब ये है कि 2007 से पहले जितने भी मार्शल लॉ लग गए उनमें मिलिट्री की जो मुदाखलत हुई वो किन वजह से हुई। उसमें ये भी था कि जो सिविल इंस्टीट्यूट थे उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो सिविल इंस्टीट्यूट में डिसिप्लिन को कायम कर सकें। जैसे कि बाज़ार, बाकी मामलात, सड़कों पे प्रोटेस्ट होना, आग लगा देना, जबकि नुकसान उन्होंने अपना ही करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अलूफनेस फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अलूफनेस किसे बोलते हैं? अलूफनेस बोलते हैं ला ताल्लुकी को। तो जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे
वो टोटली तौर पे डेमोक्रेसी होती क्या है, उसके करेक्टर जो हम पीछे डेमोक्रेसी के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडर्स थे वो टोटली तौर पे डेमोक्रेसी होती क्या है, इसके करेक्टर क्या है, इसके मकासद क्या है, ये लोगों की किन मसाइल को हल करती है, किन मसाइल को हल नहीं करती, वो इससे बिल्कुल अनअवेयर थे। उन्हें पता ही नहीं था कि डेमोक्रेसी कहते किसे हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू मी अभी तक अनअवेयर है। इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। जो पावर है वो सिर्फ दो ही ऑर्गेनाइजेशन के पास है, मिलिट्री के पास, मिलिट्री के बाद अगर किसी के पास है तो वो सिविल गवर्नमेंट के पास है। जबकि पावर ग्रास रूट लेवल तक डिवॉल्व नहीं हो रही, यानी कि पहुंच नहीं रही, अवाम अपने राइट्स पहचान नहीं पा रही। जबकि देखा जाए कि जो मिलिट्री के हैंड्स में पावर है वो तो सम हाउ ट्रू है, राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि वो डिफेंस करती है, उन्होंने डिफेंस करना है हमें इंडिया से, ईरान से और बाकी सिचुएशन को सेटल करने के लिए। जब हमारी सिविल गवर्नमेंट अनएबल हो जाती है सिचुएशन को सोल्व करने के लिए, तो तब हमारी मिलिट्री क्या करती है, उसको सोल्व आउट करती है। तो देखा जाए जो मिलिट्री के हैंड्स में पावर है वो समहाउ ठीक है, लेकिन जो सिविल गवर्नमेंट के पास पावर है वो समहाउ ठीक नहीं है। इसका बैकग्राउंड देखना हो तो गुलाम इसहाक खां का असम्बलियाँ तोड़ना देख लो। जब तक 58(2)(b जो 1973 में के आइन में 8th अमेंडमेंट हुई थी, जब तक 58(2)(b की शिक ख़त्म नहीं हुई तब तक उससे पहले कोई भी असम्बलियाँ तोड़ देता था। यानी कि सिविल गवर्नमेंट के पास जब भी पावर आई उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया। तो इन मामलात को देखते हुए बार बार असम्बलियों का टूट जाना, क्लैशेस हो जाना, 1971 में बांग्लादेश का अलहदा हो जाना, 2 वार का हो जाना, उसके बाद 1990 में तीसरी वार का हो जाना, पहली वार जो 48 में हुई थी, यानी कि टोटल 4 जंगें हो चुकी हैं। इन सारी सिचुएशन को देखते हुए मिलिट्री का सिविल गवर्नमेंट में मुदाखलत करना बिल्कुल ठीक था। हम पहले पॉइंट देख चुके हैं कि मिलिट्री का यानी कि इंटरवेंशन मुदाखलत करना ठीक नहीं था, लेकिन उनके पास भी कुछ दलाइल थे। वो पहले दलाइल बताए थे कि सिविल गवर्नमेंट के पास कौन से दलाइल हैं कि वो कहते हैं नहीं ठीक। अब मिलिट्री के पास कौन से दलाइल हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, इनके मुताबिक बिल्कुल ठीक बनता है। इसके बाद अगर बात करें कल्चर ऑफ पावर पॉलिटिक्स की, तो कल्चर ऑफ पावर पॉलिटिक्स क्या है जी? जो पॉलिटिक्स हैं वो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करते हैं, ना कि लोगों की भलाई के लिए कोई काम करते हैं। ना ही कोई ऐसा काम होता है जो कि पाकिस्तान के लिए फेवरेबल हो। भुट्टो को देख लें, नवाज शरीफ को देख लें, मुशर्रफ को देख लें, ये सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने पाकि स्टेट के फेवरेबल के लिए कुछ काम नहीं किया। कुछ किए होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू जुडिशरी देखा जाए तो नहीं किया। अकॉर्डिंग टू सिविल गवर्नमेंट देखा जाए तो मिलिट्री ने कुछ नहीं किया। मिलिट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिविल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पावर को डिवॉल्व नहीं होने दिया। पावर डिवॉल्व का मतलब होना कि बाप है, पहले बाप है, उसके बाद बेटी बन जाती है, बेटी का आगे फिर बेटा बन जाता है, यानी कि कल्चर पावर पॉलिटिक्स है, एक ही खानदान चलाई जा रहा है। तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं पीछे जितने भी देखे जाए, उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ में जिनमें उन्होंने पैसा एक्सपोर्ट किया हुआ है, वो वहाँ पे जाके रहना शुरू कर देते हैं। उनके उनके लिंकेज अच्छे हैं, उन्हें पता है जब भी पाकिस्तान से इनका कोई केस बनता है या इन्हें भगा दिया जाता है तो दूसरे कंट्री इनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, जिसकी वजह से वो केस बंद हो जाता है। तो कल्चर ऑफ पावर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में। इसके बाद है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन द सिस्टम। सिस्टम में कंसिस्टेंसी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि डेमोक्रेसी का जो साइकिल है वो प्रॉपरली रन नहीं हो रहा था स्टार्टिंग से लेकर 2007 तक। उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने भी, नवाज शरीफ साहब ने, उसके बाद इमरान खान, ये अपना दौर टेन्योर कंप्लीट करेंगे। जबकि 2007 से पहले जब मिलिट्री ने मार्शल लॉ लगाया तो जो सिस्टम में कंसिस्टेंसी नहीं थी, डेमोक्रेसी का साइकिल प्रॉपरली रन नहीं हो रहा था। जो भी प्राइम मिनिस्टर आता था वो साल के लिए, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, कभी असम्बलियाँ को टूट जाना, कभी
ना 9 साल बाद आइन का बनना, फिर 2 साल बाद टूट जाना, फिर मार्शल लॉ लग जाना, फिर नया आइन बनना, फिर 4 साल बाद टूट जाना, फिर नया आइन बनना, फिर बांग्लादेश का अलहदा हो जाना, फिर हमारे कुछ किसी का प्लेन क्रैश में मर जाना, उसके बाद 1990 में मुशर्रफ का दोबारा मार्शल लॉ लगा देना, इमरजेंसी नाफज कर देना। ये सारे वो सिस्टम थे, कभी मिलिट्री का आ जाना, कभी सिविल गवर्नमेंट का आ जाना, कभी एक मुल्क के दो हिस्से हो जाना। ये सारे वो कॉन्सेप्ट थे जिन्होंने डेमोक्रेसी, जमहूरियत का साइकिल प्रॉपर रन नहीं होने दिया। और इनमें जो हाईली पॉइंट है वो नवाज शरीफ का करप्शन केस है, आसिफ जरदारी का मेमोगेट स्कैंडल है। ये सारे वो स्कैंडल है जो यानी कि हमारे सिविलियन गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं उन पे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी का जो मुल्क का जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंटली यानी कि मुस्तकिल मजाजी से नहीं चल रहा, रुक रुक के चल रहा था। तो ये वो पॉइंट्स थे जिनकी वजह से मिलिट्री का सिविलियन गवर्नमेंट में मुदाखलत करना बनता था। ये ये था हमारा पार्ट 2। इसका पार्ट 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।